में क्या हो रहा है, अगर मेरी 4 बेटियां हैं, जब तक वो मेरे घर में हैं चारों का राइट बराबर है। लेकिन अगर उनकी शादी अलग अलग हो, एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, चारों मेरी बेटियां हैं, लेकिन शादी के बाद उनके सिविल राइट चेंज हो जाएंगे। जो हिंदू शादी करेगी उसके ऊपर हिंदू लॉ, जो मुस्लिम से शादी करेगी ये 1937 का शरीयत एक्ट, जो पारसी से शादी करेगी 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, जो क्रिश्चियन शादी करेगी 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। तो ये जो अलग अलग हो रहा है ना, ये बंद होगा। शादी की उम्र समान हो जाएगी, देयर वुड बी कॉमन एज ऑफ मैरिज, कॉमन ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, कॉमन प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। You have been giving complete lectures on the UCC as well. So to our viewers, like, what is UCC and what needs to be done, and what are the ways to bring it as a law in today's era, sir? देखिए, UCC इज लाइक ए पॉलिटिकल फुटबॉल। Okay. जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते वो भी इसका विरोध करते हैं, और समर्थक भी इसका समर्थन करते हैं, उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। सच्चाई है कि यूसीसी आए या ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज हिंदू कोड बिल इज ऑलमोस्ट यूसीसी, लाइक यूसीसी, देयर इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट टू हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। यूसीसी की जरूरत जो है मुस्लिम बेटियों को है। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स पॉलिटिशियन इसका विरोध करते हैं। इसकी जरूरत केवल मुस्लिम बेटियों को है। क्रिश्चियंस को भी थोड़ा सा लाभ होगा, अभी उनका कूलिंग पीरियड 2 साल का है, वो कम होकर 6 महीने हो जाएगा। पारसी को बहुत थोड़ा सा बेनिफिट होगा, हिंदुओं को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मुस्लिम्स को 10 क्या बल्कि 11 बेनिफिट होंगे इसमें। अभी मुस्लिम्स की जो शादी की उम्र है ना लड़कियों की, वो 9 साल है। पीरियड आ गया तो शादी कर सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ वोटिंग राइट 18 ईयर है। राइट टू एजुकेशन कहता है 14 ईयर सबको पढ़ाना है। कानून है कि 14 साल से पहले किसी को आप नौकरी पे नहीं रह सकते, अपने स्टूडियो में आप पानी पिलाने के लिए भी नहीं रह सकते किसी को, लेकिन शादी हो सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैरिज, और मैरिज हो सकती है। इसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंडियन कंटेक्स्ट में उसको पढ़ा ही नहीं जा रहा। भाई, वी आर गवर्न बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन और Dubai constitution or Bahrain constitution. We are governed by the Indian constitution. So we have to read our constitution in the Indian context. जैसे गल्फ में शादी, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट, और भारत में शादी इज ए बॉन्ड, पवित्र बंधन है शादी, कल्चरल थिंग है, कल्चरल थिंग। तो अब आप कैसे पढ़ोगे शादी को? क्या कहोगे आप? कॉन्ट्रैक्ट कहोगे या आप पवित्र बंधन कहोगे? Because this is the constitution of India, so you have to admit it that no, marriage is a bond. It's not contract. You cannot interpret the same constitution in 2 ways. No. This is, for me it is contract and for you it is bond. No. You reside in India. You eat here, you drink here, you live here, you breathe here. So you have to follow the Indian culture. And Indian culture is, marriage is a bond. मैरिज इज ए लाइफलॉन्ग बॉन्ड। भारत में बहुत सारे बैड ट्रेडिशंस चल रहे हैं, और वो भारत में कभी भी नहीं था। वो ट्रेडिशन बाहर से आया। लाइक भारत में अभी भी इधर घूंघट प्रथा है, जैसे तमिलनाडु में घूंघट प्रथा नहीं है, केरल में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, आंध्रा तेलंगाना में नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर मुगल से नहीं पहुंच पाए। तो जहां जहां मुगल थे वहां पे घूंघट आ गया, क्योंकि अगर वो चेहरा दिखता था तो लड़कियों को उठा लेते थे, जो सुंदर लड़कियां थी उसको उठा लेते थे, इसलिए वो ये प्रथा ही घूंघट रखना है। इसी तरीके से आपके तमिलनाडु वगैरह में दिन में शादी होती है, क्योंकि उधर मुगल ने रूल नहीं किया। इधर नॉर्थ इंडिया में रात में शादी होती है, क्योंकि मुगल ने रूल किया। वो दिन में शादी करते थे, लड़कियों को उठा लेते थे, इसलिए रात में शादी होती थी। आपके तमिलनाडु में घर में शादी नहीं होती, मंदिर में शादी होती है। हमारे यहाँ घर में शादी होती है। क्यों? क्योंकि मंदिर इज अ पब्लिक प्लेस। मंदिर में शादी करते थे तो आगे उठा लेते थे, इसलिए चुपचाप घर में शादी किया, रात में शादी किया, रात को 12 बजे शादी किया और रात को लड़की को विदा कर दिया। क्योंकि वो जो मैरिड गर्ल्स होती थी उनको नहीं उठाते थे, जनरली वो जो यंग गर्ल्स होती थी उनको उठा लेते थे। इसी तरीके से बहुत सारी कुरीतियां
बाहर से आई, लाइक 4 शादी करना, दिस नॉट आवर कल्चर। इधर भारत में ऐसे ही लड़कियां कम है, 1000 लड़के पे 930 लड़की है, तो अगर एक एक शादी करे तो भी 30 लड़कों की शादी नहीं होगी, 70 लड़कों की शादी नहीं होगी। 1000 बॉयज 930 गर्ल्स, अगर एक एक शादी सब लोग करे तो भी 70 लड़कों की शादी नहीं होगी। अब अगर फिर कोई अगर 2 शादी करेगा, 3 शादी करेगा तो क्या होगा, किसी लड़के का और शादी रुक जाएगी। ये तो प्रॉब्लम है। दूसरा, ऊपर वाले ने किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। हिंदू भी अपने माँ के पेट में 9 महीने रहता है, मुस्लिम भी अपने माँ के पेट में 9 महीने रहता है। इसका मतलब ऊपर वाला तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है। लड़का भी अपने माँ के पेट में 9 महीने रहता है, लड़की भी अपने माँ के पेट में 9 महीने रहती है, तो लड़के लड़के में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन किया है वो हमने इंसान ने किया है। नीचे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लड़के लड़की की शादी की उम्र सबकी बराबर हो जाएगी। उसका जो मेन फायदा मिलेगा वो मुस्लिम लड़कियों को मिलेगा जिनकी शादी की उम्र 9 साल है। हिंदुओं में शादी की उम्र पहले ही 18 साल है, तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एंड प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स वुड बी कॉमन। ओके, देर अभी भी क्या हो रखा है कि हिंदू जैन बौद्ध सिख में जो डिवोर्स होता है कोर्ट थ्रू कोर्ट होता है, मुस्लिम्स का डिवोर्स अभी भी ओरल होता है, बाय ईमेल होता है, बाय कुरियर, बाय स्पीड पोस्ट, बाय एवरीथिंग। केवल वो तलाके बिद्दत विच इज टर्म्ड ट्रिपल तलाक, वो ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, अभी 4 तलाक और चल रहे हैं। तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, 4 तलाक अभी चल रहे हैं। वो चारों भी यूनिलेटरल हैं, उसमें भी कोर्ट के जरिए नहीं होगा, उसमें भी लड़के की कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मेंटेनेंस भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है। बस इतना करना था कि जो पहले एक बार में कहते थे तलाक तलाक तलाक, वो 30-30 दिन पे कहना है, बस इतना ही कहना। और पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। एक लड़की है बेनज़ीर हिना, वो तो जर्नलिस्ट है, उसका हस्बैंड एडवोकेट है, उसने उसको 2 बार चिट्ठी भेजी, तीसरी बार ईमेल भेजा, बोले तलाक हसन हो गया। पेटीएम पे 15,000 रुपये भेज दिया, बोले तुम्हारा 3 महीने का खर्चा, 2,000 रुपये फिर पेटीएम पे भेजा, बोले बेटे का खर्चा, उसका 1 साल का बेटा है, बोला हो गया तुम्हारा तलाक हसन हो गया। उधर कर्नाटक में कलबुर्गी में एक लड़की है, डॉक्टर सईदा अमरीन, सी इज MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, हर हस्बैंड इज ऑल्सो डॉक्टर, MBBS MD फिजिशियन, घर में नर्सिंग होम है, सास भी डॉक्टर, ससुर भी डॉक्टर, सब कुछ डॉक्टर है। उसको बोला जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया, 3 बार बोला आज़ाद किया, आज़ाद कर दिया। बोला ये क्या हो गया, बोले तो ये तलाक़े बाइन। तो ये 4 तरीके के तलाक और चल रहे हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो सिक्योरिटी हिंदू लड़कियों को है वो सिक्योरिटी मुस्लिम लड़कियों को भी मिल जाएगी। जो राइट हिंदू लड़कियों को है सेम राइट मुस्लिम लड़कियों को भी मिल जाएगी। आज की डेट में क्या हो रहा है, अगर मेरी 4 बेटियां हैं, जब तक वो मेरे घर में हैं चारों का राइट बराबर है। लेकिन अगर उनकी शादी अलग अलग हो, एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, चारों मेरी बेटियां हैं, लेकिन शादी के बाद उनके सिविल राइट चेंज हो जाएंगे। जो हिंदू शादी करेगी उसके ऊपर हिंदू ला, जो मुस्लिम से शादी करेगी ये 1937 का शरीयत एक्ट, जो पारसी से शादी करेगी 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, जो क्रिश्चियन शादी करेगी 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। तो ये जो अलग अलग हो रहा है ना, ये बंद होगा। शादी की उम्र समान हो जाएगी, देयर वुड बी कॉमन एज ऑफ मैरिज, कॉमन ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, कॉमन प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, देयर वुड बी यूनिफॉर्मिटी इन मेंटेनेंस, देयर वुड बी इक्वल राइट फॉर एडॉप्शन, equal right for guardianship. Similarly, one wife, one husband, that will be applicable for everyone throughout the India, and there will be right to care the parents also. Presently, Muslim girls don't have right to care her parent. अगर भाई नहीं है तो वो प्रॉपर्टी भी अपने फादर की नहीं ले सकती है, वो प्रॉपर्टी वक्फ में चली जाएगी। तो अभी उनको प्रॉपर्टी में उनको भी पूरा राइट मिल जाएगा। और जितने और इस तरीके की हलाला है, मतलब जस्ट यू इमेजिन कि मान लो गुस्से में तलाक हो गया, तो पहली बात तो जब तलाक बंद हो जाएगा इस तरीके का तो हलाला फिर वो सिस्टम ही नहीं रहेगा। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि तलाक दे दिया, गुस्सा बाद में ठंडा भी हो गया, यार थोड़ी गलती एहसास भी हुआ, बट दे कैन नॉट लिव टुगेदर, द गर्ल हैड टू गो टू द हलाला।
Then similarly, there is a practice of muta, M-U-T-H, muta. Yeah, you have filed a petition against Yes, that as well. muta. I have challenged the practice of misyar also. And there are in our every tehsil taluka there is a Sharia court. Okay. The Muslims have established Sharia court, and they are deciding the family disputes in Islamic way. In throughout the country, not only the Kerala, Tamil Nadu, etc. Every country. So I have challenged that also. Okay. So all are Indians. Every city, all are Indian citizens. So every should have the equal right. Okay. There should not be a discrimination. There should not be a personal law. So I have requested the court to declare that all these personal laws, like 1870 Christian Marriage Act to Christian Marriage Act, then 1936 the Parsi Marriage Act, 1937 the Christian Shariat Act. These all laws should be abolished, and there should be a common civil code for everyone. Okay. Sir, once the law commissions asked for a recommendation for the UCC, there has been several opposition for this. Some states even opposed this. I think Kerala opposed the proceedings of UCC as well. And many of the Muslim authorities and communities have been abusing from all these Muslims as well as Christians were opposing on this. So what will be the next thing for the UCC, and how long it will take to be made it as a law in India and passed it in India, sir? What is your thoughts on that? देखिए, पहली बात तो ये जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो हमारा जो है हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स में वो आएगा और उसमें इंटरफेरेंस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। ये कोई कॉमन ड्रेस कोड नहीं आ रहा है कि सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा। इट्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कोई कॉमन लैंग्वेज कोड भी नहीं आ रहा है कि सबको एक ही भाषा बोलना है। ये कॉमन फूड कोड भी नहीं आ रहा है कि सबको एक जैसा खाना खाना। ये कॉमन कस्टम कोड भी नहीं कि सबको एक जैसा कस्टम फॉलो करना। दिस इज नॉट द कॉमन प्रेयर कोड कि सबको एक जैसा प्रेयर करना। इट्स नॉट कॉमन रिलीजन कोड कि सबको एक जैसा रिलीजन हो जाएगा। इट्स नॉट कॉमन कल्चर कोड कि सबका कल्चर एक हो जाएगा। इट्स नॉट कॉमन कस्टम कोड कि सबका कस्टम एक हो जाएगा। इट्स सिंपली कॉमन सिविल कोड। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लोग बार बार कहते हैं हमें तो धार्मिक स्वतंत्रता है, वो एक मिथ है, झूठ बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में बहुत साफ साफ लिखा है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी आपका जो प्रोफेस करने का तरीका है, द वे यू फॉलो योर रिलीजन, दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड सब्जेक्ट टू हेल्थ। आपके कस्टम में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। आपके कस्टम में आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी की हेल्थ खराब हो जाए। आप कुछ ऐसा काम भी नहीं करेंगे कि जिससे जो इमोरल हो। लड़के लड़की में भेदभाव करना ये इमोरल है, अननेचुरल है, इनजस्टिस है। और इसका एग्जाम्पल हमने दिया। ऊपर वाले ने अगर भेदभाव किया होता कि नहीं लड़का ज़्यादा ऊपर है लड़की नीचे है, तो या तो लड़के को जल्दी पैदा कर देता या लड़की को जल्दी पैदा कर देता। पेट में तो दोनों 9 महीने रहते हैं, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं किया। ऊपर वाला अगर कुछ अलग पैदा करता तो भाई जब पैदा करते समय किसी की या तो उंगली काट देता या उंगली छोटी बड़ी कर देता या किसी आँख कुछ तो कर देता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो कुछ कस्टम है वो यहीं पे आने के बाद किया है, इंसान का है, उसमें नेचर का कोई वो नहीं है। और इसीलिए अमेरिका में तो कानून बना के उन्होंने इस जेनिटल म्यूटेशन को क्राइम डिक्लेयर कर दिया है। खतना, यू अंडरस्टैंड द खतना? जेनिटल म्यूटेशन। यस, अमेरिका में 5 साल सजा होती है जेनिटल म्यूटेशन करने पे। हमारे देश में उसको कहते हैं हमारी प्रैक्टिस है। देयर इज ए फेडरल पिनल कोड में 5 साल सजा है। तो वो क्यों कहते हैं कि भाई ऊपर वाले ने पैदा किया, तुम कौन होते काटने वाले को? उधर जेनिटल म्यूटेशन को क्रुएल्टी मानते हैं कि ये बच्चे के ऊपर क्रुएल्टी कर रहे हो आप हाउ यू कैन कट हिज एग्जैक्टली। तो ये जो मुस्लिम्स इसका विरोध कर रहे हैं ना, कुछ लोग वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अब सोसाइटी जाग गया है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में वीडियो है, सबको पता है, सब लोग ये पूछ रहे हैं। खास तौर पे मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मुस्लिम लड़कियाँ बहुत आती हैं मुझे सुनने के लिए। वो तो कहती हैं जल्दी लाओ जल्दी लाओ। वो हमसे ये पूछती है यूसीसी कब आएगा, यूसीसी कब आएगा, वो बार बार ही पूछती रहती है। और सब जब से प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि एक फैमिली में 2 कानून नहीं चलेगा, एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा, तब से मुस्लिम गर्ल्स जो है ना बहुत कॉन्फिडेंट हैं यूसीसी बहुत जल्दी आएगा। और मुझे भी लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके सर,
some of the Hindu voices even say that after UCC that the Hindu community will be affected much. So I think some of the Hindu lawyers even said this thing, and there is no clear-cut view of what the UCC will be and how the UCC will be. And in history, we saw that how Nehru overseeded all these members of parliament and passed the Hindu Code Bill, and beat Rajiv Gandhi in the Shah Banu case as well. Congress nearly messed up in all these issues. So, what the thing some of the Hindu law is saying will come true after the passing of UCC, or what is your thought on that? And will the Hindus be also affected after passing after the UCC is getting passed? हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो हिंदू कोड बिल है वो ऑलमोस्ट यूसीसी है. उसमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस था भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट के द्वारा फिल कर दिया. तो आज की डेट में हिंदू में मदर फादर के राइट में कोई डिफरेंस नहीं है, वाइफ हस्बैंड के राइट में कोई डिफरेंस नहीं है, सन और डॉटर के राइट में कोई डिफरेंस नहीं है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यूसीसी आए या ना आए, हिंदू का मतलब हिंदू जैन बौद्ध सिख जो हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. द बेनिफिट विल गो टू द मैक्सिमम बेनिफिट विल गो टू द मुस्लिम गर्ल्स, देन पारसी, देन क्रिश्चियंस. और नुकसान मुझे नहीं लगता कोई इसमें नुकसान है. भाई सबकी शादी की उम्र अगर सबकी एक समान हो गई, मान लो 18 साल हो गई, तो हिंदू लड़कियां तो अभी पढ़ने जाती हैं, मुस्लिम लड़कियों की शादी हो जाती है, पढ़ नहीं पाती हैं, तो वो भी पढ़ेंगी, स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, 12वीं वो भी कर लेंगी, कम से कम 12th कर लेंगी, सीनियर सेकेंडरी कर लेंगी. तो वो पढ़ लेंगी तो फिजिकली मेच्योर रहेंगी, मेंटली भी मेच्योर रहेंगी. कोई उनको जो है मतलब डरा नहीं पाएगा, धमका नहीं पाएगा, टॉर्चर नहीं कर पाएगा. उनको अपने राइट का नॉलेज होगा. उनको ये भी पता होगा कि अगर कोई परेशान करे तो 100 नंबर फ़ोन कर लो, 112 नंबर फ़ोन कर लो, पुलिस को बुला लो, उनको भी पता रहेगा. मुझे लगता है जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मुस्लिम गर्ल्स का वो यूसीसी के बाद बंद हो जाएगा. और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे अभी छोटे बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं उनके, पता 10-12 साल में शादी हो गई, 20-22 साल होते होते 5 बच्चे हो गए, 30 साल आते आते 10 बच्चे हो गए. जब वो पढ़ लिख लेंगी, उनको भी अपने हेल्थ का नॉलेज होगा कि भाई ज़्यादा बच्चे से करने से शरीर खराब होता है, ठीक है, प्रॉब्लम बढ़ती है, पॉवर्टी बढ़ती है, सारी समस्याएं आती हैं. भाई घर का साइज़ अगर मान लो 1-2 कमरे का है और 10 बच्चे हो गए तो प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगी ना. तो उसको हिसाब से मेरे को लगता है कि पॉपुलेशन भी थोड़ा कंट्रोल होगा और उनको भी एक अच्छे जो इस दुनिया में आने के बाद क्या क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट, उनको भी पता हो जाएगा. Okay. Sir, you have filed a petitions against this Shariat law and this Nikah Mutta and many things as well. What if, let's say, if UCC is passed, all these act will become null and void? What is your thought on that? Yes. बिना जो कॉलोनियल लॉज हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाया, एक्चुअली अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे वो डिवाइड एंड रूल के लिए बनाए थे. जैसे उन्होंने 1972 में मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए अलग कानून बना दिया, 1872 में. फिर 1936 में पारसी के लिए कानून बना दिया. फिर 1937 में मुस्लिम्स के लिए कानून बना दिया. ये सारे कानून खत्म हो जाएंगे. बिना इनको खत्म किए यूसीसी आ भी नहीं सकता. और कायदे से ये खत्म हो चुके हैं टेक्निकली. देयर इज वन आर्टिकल 13 इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उस आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले यानी 1950 के पहले जितने भी कानून हैं जो मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो आज की डेट से खत्म हो चुके हैं. तो लीगली टेक्निकली मैं तो चाहूंगा कि देश के सब लोग एक बार आर्टिकल 13 को पढ़ें, 13 आर्टिकल 13 को पढ़ें, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज की डेट से हाँ इससे पहले बने, मतलब वो चूंकि डिक्लेरेशन 1950 का है ना जब इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें ये हुआ है कि आज की डेट से पहले यानी प्री 1950 जितने भी कानून हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, मेल और फीमेल में, वो खत्म हो चुके हैं. अगले पैरा में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के बाद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो बॉयज एंड गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे. तो एक तरीके से आप देखिए तो उस आर्टिकल 13 के अनुसार आपका शरीयत एक्ट खत्म हो चुका है, पारसी मैरिज एक्ट खत्म हो चुका है, आपका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म हो चुका है. क्यों? क्योंकि ये तीनों कानून बॉयज और गर्ल्स में, मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं.